हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है वो मेजरमेंट की रिवीजन सीरीज है, जहां पे आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है थ्री फेज पावर मेजरमेंट। अगर हमारे पास थ्री फेज सप्लाई है या थ्री फेज लोड है, उसमें कितना पावर हमारा कंज्यूम हो रहा है वो हमको चेक करना हो तो वो हम यहाँ पे थ्री फेज पावर मेजरमेंट के थ्रू कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। आप सभी लोग इस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल निस्फिक्र होकर इस टॉपिक को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा है, इससे आपने जो पावर मेजर किया था ना वो सिंगल फेज पावर था, राइट। वो आपका सिंगल फेज पावर था। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हमको थ्री फेज पावर मेजरमेंट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईडीएम वाट का यूज करेंगे। अगर हमको थ्री फेज पावर मेजर करनी है तो अभी तक हमने सिंगल फेज पावर तो मेजर कर लिया, थ्री फेज पावर को मेजर करने के लिए हम कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाएंगे। हम नंबर ऑफ ईडीएम वॉटमीटर का यूज करके हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पावर को मेजर कर लेंगे, थ्री फेज पावर को मेजर कर लेंगे। पीएमएमसी क्या करता था, डीसी एसी, डीसी केस में वोल्टेज और करंट को मेजर करता था। मूविंग आयरन एसी और डीसी वोल्टेज करंट को मेजर करता था। गॉट इट। थ्री फेज की जब बात हम करें और स्टार डेल्टा की बात ना हो, ये तो इम्पॉसिबल है। स्टार कनेक्शन क्या होता है, स्टार कनेक्शन जो मैंने आपके सामने बनाया है वो आपका स्टार कनेक्शन है। ये एक आपका आर फेस है, दिस इज वाई फेस एंड दिस इज बी फेस। तो आपके पास यहाँ पे तीन फेस है, जहां पे तीनों फेस आपस में मिलते हैं उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। तो देखो, स्टार कनेक्शन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहला क्या कि थ्री फेज फोर वायर, मतलब एक दो तीन, ये तीन फेस हो गए और कितने वायर हो गई, फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर, थर्ड वायर और एक न्यूट्रल भी है। तो थ्री फेज फोर वायर सिस्टम बन सकता है। अगर हम इसमें से न्यूट्रल को हटा दें, अगर हम न्यूट्रल को हटा दें तो ये क्या बन जाएगा, आपका थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम भी बन जाएगा। तो याद रखना है, थ्री फेज फोर वायर आएगा तो दिमाग में इमेजिनेशन करना है कि वहां पे न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट होगा। लेकिन कभी अगर बोला जाए थ्री फेज थ्री वायर तो आपको ये समझना हो कि भाई वहां पे न्यूट्रल पॉइंट आपका अपसेंट होगा। जैसे यहाँ पे ये आर फेस है, वाई फेस है, बी फेस है और ये आपका न्यूट्रल है। तो याद रखना, वो वोल्टेज जो फेस और न्यूट्रल के बीच होता है उसको हम बोलते हैं फेस वोल्टेज। तो जैसे यहाँ पे वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन, ये जितने ही वोल्टेज थे ना, ये तीनों के तीनों वोल्टेज आपके फेस और न्यूट्रल के बीच में थे। इस वजह से ये फेस वोल्टेज कहलाते हैं। और वो वोल्टेज जो किन्हीं भी दो फेस के बीच में एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। वो वोल्टेज जो कि किन्हीं दो फेस के बीच में होगा, जैसे कि आर और वाई के बीच में जो फेस होगा वो क्या हो जाएगा, वी आर वाई, ये हो जाएगा वी बाय बी, ये हो जाएगा वी बी आर। गॉट इट। तो ये आपका होता है फेस वोल्टेज, ये होता है आपका लाइन वोल्टेज। अच्छा, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में डिफरेंस क्या होगा, इनमें कुछ रिलेशन होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो, लाइन वोल्टेज हमेशा थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये दो फेज के बीच होता है, तो ये थोड़ा ज्यादा होता है ना। हमारा जो फेज वोल्टेज होगा वीपीएच वो थोड़ा सा कम होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, आप याद रखना, लाइन वोल्टेज होता है ना, मतलब जो फेस टू फेस का जो बीच का वोल्टेज होगा, मतलब इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज, उसको रूट थ्री से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, फेज वोल्टेज। मतलब लाइन वोल्टेज डिवाइड बाय रूट थ्री कर दोगे तो आपको मिलता है यहाँ पे फेज वोल्टेज। स्टार कनेक्शन के केस में आपका फेज करंट और लाइन करंट दोनों बराबर होती है, तो आई पी एच इक्वल टू आई एल। अच्छा, स्टार कनेक्शन के केस में या फिर डेल्टा के केस में हमारा जो पी थ्री फेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव। अगर हम यहाँ पे वी एल की जगह क्या पुट कर दे, रूट थ्री वीपीएच, तो हो जाएगा रूट थ्री वीपीएच और आई एल हो जाएगा आई पी एच कॉस फाइव। तो ये हो जाएगा थ्री वीपीएच आई पी एच कॉस फाइव। तो अगर हम बैलेंस सिस्टम की बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो पावर होता है ना, पावर का जो फॉर्मूला होगा, जो थ्री फेज एक्टिव पावर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर इसको हम फेज के टर्म में बताएं तो हम क्या बोलेंगे, इस फेज की पावर प्लस इस फेज की पावर प्लस इस फेज की पावर। अगर हम तीनों को इक्वल माने, बैलेंस सिस्टम माने, तो क्या बोलेंगे, अगर इसमें 100 पावर है तो आपका टोटल पावर कितना हो जाएगा, 300 वाट। तो वही है, आपने सिंगल फेज पावर चेक कर लिया, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, पी थ्री फेज भी मिल जाएगा। सिमिलरली आप यही चीज किस में कर सकते हो, रिएक्टिव पावर में भी कर सकते हो। यहाँ पे कॉस पाई था, यहाँ पे साइन फाई हो जाएगा। बस यहाँ पे कॉस पाई, यहाँ पे भी साइन पाई हो जाएगा। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी स्टार कनेक्शन के बेस बारे में। बात करते हैं हम डेल्टा कनेक्शन के बारे में। तो डेल्टा कनेक्शन सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनती है, थ्री फेज थ्री वायर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि क्या हमारे डेल्टा कनेक्शन में थ्री फेज फोर वायर पॉसिबिलिटी बनती है क्या, तो नहीं बनती है। ये बात आपको ध्यान देना है।
कि आपके पास यहाँ पे 3 फेज 4 वायर की पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, है ना। तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन में VPH की वैल्यू VL के बराबर होती है, मतलब फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर होते हैं, जबकि आपका जो फेज करंट है वो लाइन करंट का 1/√3 टाइम्स होता है। P थ्री फेज की वैल्यू सेम होती है √3 VL IL cos phi। अगर हम यहाँ पे IL की वैल्यू पुट कर दें तो क्या मिल जाएगा 3 VPH IPH cos phi, मतलब सिंगल फेज की पावर मिल गई, उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा आपको 3 फेज एक्टिव पावर। सिमिलरली 3 VPH IPH sin phi ये बन जाएगा आपका टोटल 3 फेज रिएक्टिव पावर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ना वो समझना, होता क्या है कि आपको कोई एक लोड दिया होगा या कोई एक सिस्टम दिया होगा, उस पे बोला जाए कि उस सर्किट में आपको पावर को मेजर करने के लिए कितने वॉट मीटर लगेंगे, ये आपको बताना है। मिनिमम कितने लगेंगे और मैक्सिमम कितने लगेंगे, ये चीज आपको बतानी है। अच्छा, इनमें एक चीज का वर्ड का यूज होता है बैलेंस्ड। बैलेंस मतलब समझ जाओ कि अगर एक फेज में 100 वाट पावर है तो दूसरे फेज में कितनी होगी 100 और तीसरे में भी कितनी होगी 100। ये होता है बैलेंस लोड का मतलब। अगर बोल दो मैं अनबैलेंस मतलब क्या, पहले वाले में 100 वाट पावर है, सेकंड वाले में 50 वाट है और थर्ड वाले में 70 वाट, मतलब तीनों में अलग अलग हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस लोड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमको क्या करना है 3 फेज 4 वायर, जो कि हमारे घर के बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो ऐसे कनेक्ट होता है, 3 फेज 4 वायर सिस्टम होता है। अगर मुझे इसमें पावर को मेजर करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखना पहला फेज हो गया, दूसरा फेज हो गया, तीसरा फेज हो गया, 3 फेज हो गया, नीचे वाला न्यूट्रल हो गया, आर वाई भी 3 फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो आप यहाँ पे कैसे मेजर करोगे, देखना लोड आपका बैलेंस्ड है तो आप क्या करोगे, पहले वाले फेज में आपने एक वॉट मीटर लगा दिया, ये देखो आपने, ठीक है, फिर दूसरे वाले फेज में एक वॉट मीटर लगा दिया, ये लगा दिया आपने, और तीसरे वाले फेज में एक वॉट मीटर लगा दिया, ये लगा दिया आपने। वॉट मीटर में दो चीजें होती हैं, एक करंट कॉइल, एक होती है पोटेंशियल कॉइल। करंट कॉइल हमेशा सेम फेज में होगा, और पोटेंशियल कॉइल हमेशा फेज और न्यूट्रल के बीच में होगा, तो आपने इसे कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका W1 हो गया, W2 हो गया और W3 हो गया। अब लोड यहाँ पे बैलेंस्ड है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें 100 वाट पावर है तो इसमें कितनी होगी, इसमें भी 100 वाट पावर होगी, इसमें कितनी होगी 100 वाट पावर होगी। तो टोटल जो पावर होगा इस 3 फेज सिस्टम का वो कितना हो जाएगा 300 वाट। कितना हो जाएगा 300 वाट, मतलब जैसे W1 इक्वल्स टू W2 इक्वल्स टू W3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3W1, आप देख सकते हो, है ना। तो टोटल पावर कितना होगा 3W1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें आपको पावर मेजर करनी पड़े तो कितने मिनिमम वॉट मीटर का यूज करके आप पावर मेजर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस पहले से बोला गया है, तो आपको W2 और W3 लगाने की जरूरत ही नहीं थी। आप W1 की पावर मेजर करते उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते, आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे टोटल पावर। तो आपका जो मिनिमम वॉट मीटर लगेंगे वो सिंगल होगा, और मैक्सिमम कितने रह सकते हैं आप देख सकते हो, डायग्राम भी बनाया है मैंने, यहाँ पे मैक्सिमम 3 वॉट मीटर कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 3 फेज 4 वायर लूं लेकिन अनबैलेंस लोड लूं, मैं अनबैलेंस लोड मतलब कहने का मतलब ये है कि अब आपको वहां पे मिनिमम 3 वॉट मीटर लगाने ही पड़ेंगे और मैक्सिमम भी आपको 3 वॉट मीटर लगाने ही पड़ेंगे। तो अब इन चीजों में जब हमको वॉट मीटर बढ़ गए, तो इन सबसे बचने के लिए हमको किसने बोला, ब्लॉन्डल ने बोला कि भाई देखो आपका लोड बैलेंस है तो अच्छी बात है, लेकिन लोड अगर अनबैलेंस है तो दिक्कत हो रही है, आपको ज्यादा वॉट मीटर लगाने पड़ रहे हैं। तो आप एक काम करो, आप उन सबको छोड़ो, आप मेरे पास आओ, और इनने ये बोला कि आपके पास कितने भी फेज का सिस्टम हो, ऐसा नहीं कि 3 फेज 5 फेज पूछ रहा हूं मैं, आपके पास कितने भी फेज का सिस्टम हो, उसमें अगर न्यूट्रल पॉइंट एब्सेंट है तो, अगर न्यूट्रल पॉइंट एब्सेंट है तो मतलब एन फेज एन वायर सिस्टम के लिए जो वॉट मीटर लगते हैं वो हमेशा n-1 वॉट मीटर लगेंगे। मतलब उन्होंने ये बोला कि ये जो कंडीशन बता रहा हूं ना वो बैलेंस लोड के लिए भी सही है, वो अनबैलेंस लोड के लिए भी सही है, दोनों कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा। बस आपको बोला क्या गया कि आपका कोई भी एन फेज सिस्टम हो, बस एक बात का ध्यान देना है कि न्यूट्रल पॉइंट एब्सेंट होना चाहिए। दैट मींस वो बोल रहा है एन फेज एन वायर सिस्टम के बारे में। तो कितने वॉट मीटर लगेंगे n-1 वॉट मीटर लगेंगे, मतलब एक वॉट मीटर आप बचा रहे हो, n वॉट मीटर लगने वाले थे लेकिन अब कितने लग रहे हैं n-1, तो एक वॉट मीटर का पैसा आपने बचा लिया। तो ये बात यहाँ पे है जो कि बैलेंस और अनबैलेंस दोनों लोड के केस में सेटिस्फाई करेगा। अब देखना मेरा क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये है कि मान लो अगर पास 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम मतलब न्यूट्रल पॉइंट एब्सेंट है। अगर यहाँ पे 4 वायर होता तब बोलता कि न्यूट्रल पॉइंट है, लेकिन 3 फेज 3 वायर है तो इसका मतलब ये कि न्यूट्रल पॉइंट एब्सेंट है, मतलब हम यहाँ पे ब्लॉन्डल थ्योरम लगा सकते हैं। तो कितने वॉट मीटर लगेंगे हमारे पास, यहाँ पे 2 वॉट मीटर में हम पावर को मेजर कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे n इक्वल टू 3 है, तो
n-1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 वॉट मीटर का यूज करके पावर को आप मेजर कर सकते हो, है ना। सेविंग कितनी होगी, हम कितनी पावर को सेव कर सकते हैं, तो कितना मान लो 1 वॉट मीटर हमने बचा लिया, टोटल 3 लगने वाले थे, एक बचा लिए तो 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 33% कॉस्ट आपने बचा ली। आपको 3 वॉट मीटर लगने वाले थे, आपने 2 में काम कर लिया, मतलब आपने यहाँ पे 33% ऑफ सेविंग कर ली है। अब देखना यहाँ पे हम इसको कैसे मेजर करेंगे, 3 फेज 3 वायर लोड है ना। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल थ्योरम कनेक्शन कैसे बनाएंगे, ये आपका सोर्स है, ये आपका लोड है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, 3 फेज बताए, आर वाई बी, न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है। तो ब्लॉन्डल ये बोलता है कि जब न्यूट्रल नहीं है तो आप एक काम करो, आर वाई बी 3 फेज है, उनमें से किसी एक फेज को आप न्यूट्रल एज्यूम कर लो। आप एक काम करना है, आपको एक काम करना है, इनमें से किसी भी एक फेज को आप न्यूट्रल एज्यूम कर लो। तो मैंने नीचे वाले को न्यूट्रल एज्यूम कर लिया, और बच्चे दो फेस है ना, जो बच्चे दो फेस है उनमें आप वॉटमीटर कनेक्ट कर दो। तो पहला वॉटमीटर मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, दिस इज W1, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे W2। तो अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल थ्योरम हम क्या बोलते हैं कि इन दोनों वॉटमीटर जो हमने कनेक्ट किया है, अगर आप इनका सम करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे टोटल 3 फेज पावर, P3 फेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। बात आती है यहाँ पे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 10 फेज सिस्टम है प्रॉपर्ली, अब देखना यहाँ से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनने स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास 10 फेज सिस्टम है और 11 वायर सिस्टम है, 10 फेज 11 वायर, इमेजिनेशन करो न्यूट्रल पॉइंट प्रेजेंट है क्या, हाँ प्रेजेंट है, और लोड आपके पास यहाँ पे अनबैलेंस्ड है, मतलब एक वॉट मीटर का काम नहीं बनने वाला, आपको सभी वॉट मीटर लगाने पड़ेंगे सभी फेज में। तो कितने मिनिमम लगाने पड़ेंगे, आपको 10 मिनिमम वॉट मीटर लगाने पड़ेंगे, और मैक्सिमम भी आपको 10 वॉट मीटर लगाने पड़ेंगे। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर मैं कर दूं 10 फेज, अगर आपके पास यहाँ पे 10 फेज हैं, 11 वायर, बैलेंस लोड है, क्या बोलिए मैंने यहाँ पे बैलेंस लोड, तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे, न्यूट्रल है, हाँ न्यूट्रल है, मतलब आप यहाँ पे ब्लॉन्डल थ्योरम तो नहीं लगाओगे क्योंकि न्यूट्रल है। तो अब यहाँ पे लोड बैलेंस है, तो क्या करोगे, 10 फेज में से किसी एक फेज में वॉट मीटर लगा दोगे, उसकी जो भी रीडिंग आएगी उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका जो मिनिमम वॉट मीटर लगने वाला कितना होगा 1, मैक्सिमम कितने कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे 10 वॉट मीटर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ आपका मैंने प्रूफ बताया, तो प्रूफ हमको देखना भी नहीं है, हमको तो डायरेक्टली बोल सकते हैं। इस प्रूफ में क्या बोला गया है, देखो कि 3 फेज सिस्टम लिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये 3 फेज सिस्टम है, ये 3 फेज सिस्टम है, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 वॉट मीटर लगाया है और किसी एक को न्यूट्रल माना, ये वाले फेज को, ठीक है। और इन दोनों वॉट मीटर का रीडिंग का सम करके देखा होगा तो कितना आएगा, W1 प्लस W2 इक्वल्स टू V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3, करके चेक कर लेना, आपका आंसर इतना ही आएगा। मैं डेरिवेशन कराने नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, देखो W1 प्लस W2 इक्वल्स टू V1 I1 प्लस V2 I2 प्लस V3 I3। डेरिवेशन देखना हो तो वीडियो को पॉज करो, खुद से पढ़ो, और नहीं आ रहा कुछ समझ में तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से आप इसका फुल कोर्स परचेज करके पढ़ो, 576 रुपए फीस है, कर लेना आराम से। अब देखो अगर हमको देखो हम क्या करने वाले हैं, अगर पूछो 3 फेज, हमारे घर में जो सप्लाई आती है ना वो 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, तो अगर मुझे 3 फेज 3 वायर सिस्टम में ब्लॉन्डल थ्योरम लगाना हो तो हमको कितने वॉट मीटर लगाने पड़ेंगे, 3 फेज 3 वायर के लिए हमको n-1 मतलब हमको 2 वॉट मीटर लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो टॉपिक जो अभी हमने स्टार्ट किया, हमने अभी तक पढ़ा है, इस पूरे टॉपिक का जो मेन कंसंट्रेशन था वो था क्या, 2 वॉट मीटर मेथड। तो यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 2 वॉट मीटर मेथड मेजरमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आफ्टर सीआरओ के बाद अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट है तो वो आपको होता है 2 वॉट मीटर मेथड, ठीक है ना। तो 2 वॉट मीटर मेथड को हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो जब हम 2 वॉट मीटर मेथड को देखते हैं तो हमको पता है कि P3 फेज कितना होगा, हमने 2 वॉट मीटर यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना, हमने 2 वॉट मीटर कनेक्ट कर दिए, और मुझे ये समझ में आया कि जो W1 प्लस W2 होगा वो क्या होगा, 3 फेज P3 फेज के बराबर होगा, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू ब्लॉन्डल ने भी बोला था ना, 2 वॉट मीटर कनेक्ट करना, उन दोनों का जो समेशन होगा क्या होगा, टोटल P3 फेज के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ हम लोग एडिशनल वर्क करने जा रहे हैं। हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे दोनों वॉट मीटर का सम किया था, तो हमको क्या मिला, टोटल P3 फेज। अगर मैं दोनों रीडिंग का सब्ट्रैक्शन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे VL IL sin फाई। क्या ये Q3 फेज है, नहीं ये Q3 फेज नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दूं, सामने यहाँ पे √3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा आपका ये, तब ये बन जाएगा आपका क्या, 3 फेज रिएक्टिव पावर। तो हमको अगर 2 वॉट मीटर की रीडिंग पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस सिस्टम में कितनी रिएक्टिव पावर कंज्यूम हो रही है हमको यही पता चल जाएगा। तो देखो आपके पास कोई लोड है,
आपने 2 वॉट मीटर कनेक्ट किए, उन दोनों वॉट मीटर की रीडिंग का सम जो होता है वो आपका 3 फेज होगा। एक्टिव पावर, 3 फेज रिएक्टिव पावर कितना होगा, दोनों रीडिंग को सबट्रैक्ट करना है, उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका क्या हो जाएगा, Q3 फेज हो जाएगा। अब एक चीज बात आती है यहाँ पे पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, है ना, 2 वॉट मीटर मेथड में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास 2 वॉट मीटर की रीडिंग दी हुई है, उन 2 वॉट मीटर की रीडिंग को देख के ये बताइए कि आपके सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, लोड का पावर फैक्टर क्या होगा। उन 2 वॉट मीटर की रीडिंग को देख के बताना है, तो मतलब आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो फॉर्मूला क्या होगा पावर फैक्टर का, cos फाइव इक्वल्स टू cos ऑफ ब्रैकेट tan इनवर्स ब्रैकेट √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2, ये मेन फॉर्मूला आपके पास होता है। ये फॉर्मूला बस आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने की मैं एक अलग टेक्निक आपको बताने वाला हूं, जो कि आपकी शॉर्टकट है ना। आपको मैं यहाँ पे शॉर्टकट बताऊंगा क्या मेजर करने के लिए, जो आपका यहाँ पे पावर फैक्टर निकालने के लिए। बस आपको यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना है। 3 फॉर्मूले देखो, मैंने यहाँ पे कंक्लूजन भी लिखे हैं, जो जो चीजें आपको 2 वॉट मीटर मेथड में समझनी है, याद रखनी है। कौन कौन सी वो चीजें, पहली चीज कि अगर आप वॉट मीटर 1 कनेक्ट करोगे तो उसकी रीडिंग कितनी आएगी, VL IL cos 30 प्लस 5, कहां से आया, डेरिवेशन जो मैं कर रहा वहां से आया होगा। W2 कितना होगा, VL IL cos 30 माइनस 5, इतना आएगा। P 3 फेज कितना होगा, कुछ नहीं, इन दोनों को सम करना है, बस क्या करना है, इन दोनों का सम। तो W1 प्लस W2 कितना हो जाएगा, P3 फेज। Q3 फेज कितना होगा, इन दोनों रीडिंग को सबट्रैक्ट करो, उसमें √3 का मल्टीप्लाई करो, दोनों को सबट्रैक्ट किया, √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल जाएगा, Q3 फेज। पावर फैक्टर कितना होगा, अभी यहां पे लिखा मैंने, cos ऑफ tan इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, लास्ट बार जो आपका SSC जे का एग्जाम हुआ था उसमें इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन बने थे। जो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन लिखा ना, सिर्फ इसी टॉपिक में से 2 क्वेश्चन बने थे। तो थोड़ा सा आप लोग केयरफुली इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है कि चाहे आपका ESC का एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका गेट का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपके पास बनते ही बनते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे बात की जाए यहाँ पे, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक पूछा है, क्वेश्चन भी देख लो यार। क्वेश्चन बोला है कि आपने P3 फेज मेजर करना है आपको, है ना, 3 फेज पावर को मेजर करना है, अनबैलेंस लोड है, 2 वॉट मीटर मेथड के थ्रू, दोनों की रीडिंग दी गई है, 100 वॉट है, 50 वॉट 2 वॉट मीटर की रीडिंग है। P3 फेज कितना होगा, अगर आप किसी 5th क्लास के बच्चों को आंसर दोगे ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो भी कर देगा, क्या करेगा, दोनों का सम कर देगा। 100 वॉट प्लस 50 वॉट कितना हो जाएगा, 150 वॉट आपका P3 फेज होगा। Q3 फेज कितना होगा, बहुत आसान है यार, क्या करना है, दोनों को सबट्रैक्ट करो, 100 माइनस 50 50, उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा Q3 फेज। पावर फैक्टर कितना होगा, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आपका इसका भी आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट किया तो आपका आंसर कितना है, 0.866। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आने वाली है, दिक्कत बोलेंगे सर ये cos tan इनवर्स ये सब हमसे नहीं हो पाएगा सर, कैसे करना है ये बताओ आप, इनको कैसे सॉल्व करना है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना पड़ेगा। और वो कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब कंक्लूजन बताया था ना, तो उस कंक्लूजन में मैंने आपको यहाँ पे W1 और W2 की रीडिंग बताई थी, है ना। VL IL cos 30 प्लस 5, VL IL cos 30 माइनस 5, मतलब ये पावर फैक्टर एंगल है। डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर एंगल पे W1 और W2 की अलग अलग रीडिंग देखने को मिलती है। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, जैसे पाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, 0, 30, 60 और 90, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पे अलग अलग पावर फैक्टर लिख लिया, 1.866.5 और 0, ये अलग अलग पावर फैक्टर लिख लिया मैंने, और उन पे मैंने इनकी रीडिंग लिखी। तो जब पावर फैक्टर 1 था ना, और मैंने वहां पे फॉर्मूला पुट किया VL IL cos 30 माइनस 5, तो मैंने ये देखा कि मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, √3/2 VL IL, और यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, √3 VL IL। मतलब ये देखो कि जब पावर फैक्टर आपका क्या है, यूनिटी है, यूपीएफ है, जब आपका पावर फैक्टर यूपीएफ है तो दोनों वॉट मीटर की रीडिंग का कंपैरिजन करो, क्या इन दोनों की रीडिंग आपको सेम नहीं लग रही, क्या इन दोनों की रीडिंग आपको सेम नहीं लग रही, सेम लग रही है ना। तो बस यही क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन ये बनेगा कि आपसे बोला जाएगा कि मान लीजिए आप 3 फेज पावर मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और आपके 2 वॉट मीटर आपने कनेक्ट किए वहां पे पावर को मेजर करने के लिए, दोनों वॉट मीटर की रीडिंग कितनी है, 500 वॉट और 500 वॉट, तो पावर फैक्टर कितना होगा, बिल्कुल सोचना ही नहीं, दोनों की रीडिंग सेम आ गई, मतलब पावर फैक्टर हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा। जब कभी भी 2 वॉट मीटर की रीडिंग आपके उसमें सेम होगी, बराबर होगी, और पावर फैक्टर पूछा जाए तो आप डायरेक्टली क्या बोलोगे कि आपका पावर फैक्टर कितना होगा, वहां पे वो यूनिटी होगा, ठीक है ना। जब आपका पावर फैक्टर कितना होगा, 0.866,
जब आपका पावर कितना 0.866 होगा, मतलब √3/2 होगा, तो आप ये देखते हो वहां पे कि 1 वॉट मीटर की रीडिंग दूसरे रीडिंग का हाफ होती है। मतलब अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपके 1 वॉट मीटर रीडिंग कितनी 100 वॉट है और एक की 50 वॉट है, कितना पावर फैक्टर होगा, तो कितना बोलोगे 0.866 होगा। अगर आपको थोड़ा और समझना हो तो इसके पहले मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था इसमें देख लो, रीडिंग क्या थी 100 वॉट और यहाँ पे क्या 50 वॉट। एक रीडिंग दूसरी की हाफ है, 50 100 का हाफ हो गया ना, तो इस केस में जो पावर फैक्टर आएगा कितना आएगा 0.866 आएगा। ये देखो 0.866, इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपने इतना निकाला, मैंने डायरेक्ट बता दिया 0.866 आएगा। ठीक है, जब कभी भी आपके 2 वॉट मीटर की रीडिंग में से किसी एक वॉट मीटर की रीडिंग जो होगी वो आपकी 0 हो जाए, उस केस में आपका जो दूसरा वॉट मीटर होगा वो हमेशा टोटल 3 फेज पावर को रीड करेगा और पावर फैक्टर कितना होगा 0.5 होगा। मतलब जब कभी भी 2 वॉट मीटर की रीडिंग में से एक वॉट मीटर की रीडिंग क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, उस केस में आपका पावर फैक्टर कितना होगा 0.5 होगा। और जब कभी भी आपके एक वॉट मीटर की रीडिंग दूसरे रीडिंग के बराबर हो जाएगी लेकिन विथ निगेटिव साइन, उस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा आपका ZPF होगा। एक वॉट मीटर की रीडिंग दूसरे के बराबर है, मतलब 100 और 100 है, लेकिन एक में क्या है +100 है, एक में क्या है -100 है, तो हम क्या बोलेंगे उस केस में आपका पावर फैक्टर कितना होगा ZPF होगा। तो इन कॉन्सेप्ट का यूज करें, जो मैंने यहाँ पे कमेंट्स लिखे, जो टेबल बनाई है, इसका यूज करके आप बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछता हूँ, आप सभी लोग इसका आंसर करें, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपका W1 कितना है 500, W2 कितना है 250। आप देख सकते हो एक रीडिंग दूसरी की हाफ है, तो पावर फैक्टर कितना होगा 0.866 होगा। P3 फेज कितना होगा, दोनों का सम कर दो 750 वॉट होगा। Q3 फेज कितना होगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 500 - 250 कितना 250 हो जाएगा, उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन बोला जा रहा है, ध्यान समझिएगा, आपका जो लोड पावर फैक्टर क्वेश्चन में वो ZPF है, क्वेश्चन में बोल दिया गया। तो लोड पावर फैक्टर कितना है वो ZPF है। W1 की रीडिंग 500 वॉट है, तो W2 कितना होगा, देखो ZPF के केस में क्या होता है, एक रीडिंग दूसरे रीडिंग के बराबर होती है विद नेगेटिव साइन, तो अगर इसका 500 वॉट है तो दूसरा कितना होगा -500 वॉट। P3 पे कितना हो जाएगा, दोनों को सम कर दो, 500 - 500 कितना हो जाएगा 0, और Q3 पे कितना हो जाएगा 500 माइनस ऑफ -500 कितना हो जाएगा 1000, उसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है, आपके पास बोला गया कि लोड पावर फैक्टर आपका 0.5 है, मैंने बताया आपको 0.5 होगा तो उस केस में एक वॉट मीटर रीडिंग 0 होगी, और दूसरा बोला है कि दूसरे वॉट मीटर कितनी 300 है, तो आपका P3 फेज कितना हो, देखो W2 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 0.5 पावर फैक्टर है, इस केस में एक वॉट मीटर की रीडिंग हमेशा 0 होती है, और दूसरे कितनी 300 है, तो टोटल P3 फेज कितना हो जाएगा 300 + 0 300, और Q3 फेज कितना हो जाएगा √3 × 300 - 0, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन आ गए तो कैसे करोगे, एक रीडिंग कितना 500 है और दूसरी रीडिंग क्या -5 है, तो इस केस में आपको ये समझना जैसे पहले इन दोनों में बड़ी रीडिंग कौन सी है, इन दोनों में सबसे बड़ी रीडिंग कौन सी है 500, तो आप ये देखो अगर एक 500 है और दूसरा भी अगर 500 होता, तब आप जाके आप पावर फैक्टर कितना होता UPF होता। अगर 500 और 250 होता तब जाके कितना होता 0.866 होता। अगर 500 और 0 होता, 500 और 0 होता तब जाके आपका पावर फैक्टर 0.5 होता, और जब 500 और -500 होगा तब जाके कितना को 0 होगा, तो आपका जो -5 वो कहीं ना कहीं इसके पास में आ रहा है, 0 के पास में आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो पावर फैक्टर होगा वो कितना होगा 0.5 के पास में होगा, मतलब 0.49 0.48 आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेंगे, उनमें जो भी आपको बेटर ऑप्शन लगे कि 0.48 0.49 जो भी आपको बेटर लगे आप उसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्या यहां तक बात आप सबको क्लियर है? एक बार मैं आप लोग के कमेंट्स भी देख लेता हूं। ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। इसके आगे वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके आगे आने वाली वीडियो में हम आपके एनर्जी मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आपको कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना है, और आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे कुछ नया करने के लिए, कुछ और आपके लिए करने के लिए, है ना। अगर आप और चाहते हो कि कंट्रोल है, सिग्नल है, कुछ कंबाइंड रिवीजन करवाइए, कुछ कंबाइंड क्वेश्चन सॉल्व कराइए, वो सब पॉसिबल है, लेकिन वो सब चीजें डिपेंड करती हैं आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। पहुंचाना इन द सेंस ऐसा नहीं कि आप इनको मम्मी पापा बुआ फूफा मौसा जी को भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। शेयर करने का मतलब ये है कि जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं
जिनको इनकी नीड है उनको उन तक ये पहुंचाइए, ठीक है ना। ऐसे लोगों का नहीं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, उन तक पहुंचा के आप क्या ही करेंगे, वहां तक मत पहुंचाइए। आप इनको ऐसे लोगों तक पहुंचा दीजिए जिसको इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे, टेक केयर।